प्यारे बच्चों, मैं अहमद तंजीम MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज फिर आपके समक्ष कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 9 जो कि जैविक अणु है, इसका अंतिम भाग 3 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने इस पाठ का भाग 1 और भाग 2 देखा है। भाग 1 में हमने जैव अणु के बारे में पढ़ा था, जीवों का रासायनिक संगठन देखा था और उसका विश्लेषण भी किया था। साथ ही हमने उपापचयज मेटाबोलाइट्स इनका भी एक आइडिया लिया था और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जैव अणु कार्बोहाइड्रेट के बारे में भाग 1 में पढ़ा था। बच्चों, जब हम भाग 2 में आए तो भाग 2 में हमने लिपिड्स, प्रोटीन और एंजाइम के बारे में पढ़ा था। चूँकि प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों से होता है, इसलिए इसी भाग में हमने एमिनो अम्लों के बारे में भी जाना था। बच्चों, आज इस अंतिम भाग जो कि भाग 3 है, इस भाग में हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में देखेंगे। और चूँकि जितने भी ये जैव अणु हैं ये हमारे उपापचय में भाग लेते हैं, इसलिए इस भाग 3 में हम जीव का उपापचयी आधार यानी मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर भी एक नज़र डालेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल ये न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक यानी पॉलीमर होते हैं, इसीलिए इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में होते हैं। और इन न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक माइस्चर ने 1869 में पस कोशिका यानी पस सेल में किया था। अल्टमान ने इनकी अम्लीय प्रकृति का पता लगाया था और कोसेल ने इनके रासायनिक घटकों का पता लगाया था। तो बच्चों, अगर इन न्यूक्लिक अम्ल को रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो इनके 3 घटक होते हैं, यानी ये 3 घटकों से मिलकर बने होते हैं। एक पेंटोस शर्करा यानी पेंटोस शुगर, दूसरा नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनस बेस और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर के ये न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। बच्चों, अगर इसके पहले घटक को देखा जाए जो कि पेंटोस शर्करा है, जो कि एक 5 कार्बन वाली शर्करा है, तो इसमें जो पेंटोस शर्करा पाई जाती है वो 2 प्रकार की हो सकती है। या तो वो राइबोस शर्करा होगी और या तो वो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होगी। राइबोस शर्करा और डीऑक्सी राइबोस शर्करा दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, परंतु अगर आप इसके दूसरे कार्बन पे देखेंगे, राइबोस शर्करा का पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे इस पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, परंतु डीऑक्सी राइबोस शर्करा का जो दूसरा कार्बन है इसमें केवल हाइड्रोजन है, यानी जो ऑक्सीजन राइबोस की थी वो अब यहाँ नहीं है, इसलिए इसके दूसरे कार्बन पर केवल हाइड्रोजन मौजूद है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है डीऑक्सी। डी माने नहीं, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी इसमें दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो न्यूक्लिक अम्ल में या तो राइबोस शर्करा पाया जाएगा या तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाया जाएगा और इसी आधार पर आगे हम इसको वर्गीकृत भी करेंगे। दूसरा जो घटक इसका है वो है नाइट्रोजनी क्षार। बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल में जो नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो प्यूरिन और या तो पिरिमिडीन। प्यूरिन ये डबल रिंग यानी द्विवलय वाले स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर 2 वलय दिखाई दे रहा है, 1 और 1 2, परंतु पिरिमिडीन ये केवल 1 वलय या 1 रिंग वाले स्ट्रक्चर्स हैं। प्यूरिन में एडिनिन और ग्वानिन ये दोनों प्यूरिन, जबकि पिरिमिडीन में थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। एडिनिन ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। ग्वानिन ये भी डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है। थाइमिन ये केवल डीएनए में पाया जाता है, ये आरएनए में नहीं पाया जाता। यूरेसिल ये केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। और साइटोसिन दोनों में पाया जाता है। बच्चों, तीसरा जो घटक है वो है फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लिक अम्ल की बैकबोन बनाता है, ये इसकी रीढ़ की हड्डी है, जो अभी आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसको समझेंगे। तो ये तीनों घटक मिल करके न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण करते हैं और वही न्यूक्लियोटाइड्स फिर मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं।
बच्चों जब ये नाइट्रोजनी क्षारक, जो नाइट्रोजनी क्षारक हमने अभी देखा, एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये नाइट्रोजनी क्षारक जब पेंटोस शर्करा से मिलते हैं तो इनको न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। और जब इस न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट समूह भी जुड़ जाएगा तब इनको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाएगा। तो बच्चों आइए अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के संश्लेषण की बात करते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का संश्लेषण किस प्रकार होता है। इनको हमने अपनी आसानी के लिए 3 चरणों में बांट रखा। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड का संश्लेषण, यानी सबसे पहले हम पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार को मिला के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेंगे, एक स्टेप। फिर दूसरा स्टेप हम उसमें न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को जोड़कर न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण करेंगे और फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण करेंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड के संश्लेषण की। जब नाइट्रोजनी क्षार से पेंटोस शर्करा जुड़ती है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है, यानी पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार जब ये दोनों जुड़ेंगे आपस में तो जुड़ने के बाद न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होगा और इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। चूंकि पेंटोस शर्करा अलग अलग हैं तो इनके आधार पर अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोसाइड ये भी 2 प्रकार के हैं। अगर इनके अंदर राइबोस शर्करा पाई जा रही है तो इनको राइबोन्यूक्लियोसाइड्स कहा जाएगा, और अगर इनके अंदर डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जा रही तो इनको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स कहा जाएगा। बच्चों राइबोन्यूक्लियोसाइड्स को देखा जाए जिनके अंदर दूसरे नंबर पे OH समूह मौजूद था, हाइड्रोक्सिल समूह पेंटोस शर्करा में। तो अगर राइबोन्यूक्लियोसाइड्स को देखा जाए तो अगर एडिनिन जुड़ा हुआ है पेंटोस शर्करा के साथ तो इसे एडिनोसिन कहेंगे, ग्वाइनिन जुड़ा है तो ग्वाइनोसिन कहेंगे, साइटोसिन जुड़ा है तो साइटिडीन कहेंगे, और अगर इसमें यूरेसिल जुड़ा है तो यूरिडीन कहेंगे। परंतु अगर पेंटोस शर्करा डीऑक्सीराइबोस है, यानी डीऑक्सीराइबोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ी है तो इसके आधार पर अगर एडिनिन जुड़ा है तो इसको डीऑक्सी एडिनोसिन कहेंगे। देखिए नाम बदल गया, अब डीऑक्सी लग गया। क्यों? क्योंकि ये जो पेंटोस शर्करा है ये डीऑक्सी है। तो अगर एडिनिन जुड़ा है तो डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वाइनिन जुड़ा है तो डीऑक्सी ग्वाइनोसिन, अगर साइटोसिन जुड़ा है तो डीऑक्सी साइटिडीन, और अगर थाइमिन जुड़ा है तो डीऑक्सी थाइमिडीन। तो इस प्रकार पेंटोस शर्करा के आधार पर ये न्यूक्लियोसाइड 2 प्रकार के हैं और इनके अंदर नाइट्रोजनी क्षार के आधार पर प्रत्येक प्रकार के जो न्यूक्लियोसाइड हैं वो फिर 4-4 प्रकार के हैं। बच्चों अगला चरण न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण। न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट समूह जुड़ेगा तो अब इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोस शर्करा न्यूक्लियोसाइड जो ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़े हैं, और जब इसके अंदर फॉस्फेट समूह जुड़ेगा तो अब इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। और फॉस्फेट समूह फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ जाता। बच्चों अगर इन न्यूक्लियोटाइड्स के प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर भी राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शर्करा के आधार पर इनको फिर 2 भागों में बांटा जा सकता है। न्यूक्लियोटाइड्स के प्रकार पेंटोस शर्करा के आधार पर अगर इनके अंदर राइबोस शर्करा जुड़ी है तो इनको राइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा, और अगर इनमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा जुड़ी है तो इनको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। फिर प्रत्येक प्रकार यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी क्षारक के आधार पे कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा है उसके आधार पे फिर ये 4-4 भाग में बांटे जा सकते हैं। अगर इनके अंदर एडिनिन वाला नाइट्रोजनी क्षार है तो इसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहा जाएगा। अगर ग्वाइनिन है तो ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट कहा जाएगा। अगर नाइट्रोजनी क्षार साइटोसिन है तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट कहा जाएगा, और अगर यूरेसिल है तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट कहा जाएगा। इसी प्रकार जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है अगर उसके अंदर नाइट्रोजनी क्षार एडिनिन है तो उसको डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहा जाएगा। अगर
ग्वाइनिन नाइट्रोजनी क्षार है तो इसको डीऑक्सी ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट कहा जाएगा। साइटोसिन है तो इसको डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट कहा जाएगा। और अगर इसमें थाइमीन है तो इसको डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट कहा जाएगा। तो इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड इनको भी पेंटोस शर्करा के आधार पर दो भाग में बांटा गया, एक राइबोस शर्करा वाले, एक डीऑक्सी राइबोस शर्करा वाले। राइबोस शर्करा वाले और डीऑक्सी राइबोस शर्करा वाले दोनों के अंदर जो भी नाइट्रोजनी क्षार या जो भी न्यूक्लियोसाइड मौजूद था उनके आधार पर फिर इनको 4-4 भागों में बांट दिया गया। बच्चों अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में मिलते हैं तो मिल करके ये न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का संश्लेषण। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, तो इसको चरणबद्ध तरीके से देखा जाए। सबसे पहले डाई न्यूक्लियोटाइड, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे और डाई न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। दो न्यूक्लियोटाइड्स परस्पर फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। कैसे? एक न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर नाइट्रोजनी क्षार ग्वाइनिन है, एक कोई ज़रूरी नहीं कि ग्वाइनिन हो सकता है, एडिनिन हो सकता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन पे फॉस्फेट समूह जुड़ा है, इस न्यूक्लियोटाइड के भी 5वें कार्बन पे फॉस्फेट समूह जुड़ा है जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ा है, तो इसको 5' फॉस्फेट कहा जाएगा। अब 5वें कार्बन पे जो फॉस्फेट जुड़ा है ये तीसरे कार्बन से फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाएगा और इस बंध के बनने की वजह से अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए और इनकी रीढ़ की हड्डी फॉस्फेट है। इसको डाई न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं, एक न्यूक्लियोटाइड ये और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये, और जो दोनों में बंध बना है वो 3 और 5 कार्बन के बीच में बना है फॉस्फेट के द्वारा, इसीलिए इसको 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहा जाता है। बच्चों अब ये जो डाई न्यूक्लियोटाइड है इसमें अगर एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया जाए, ये डाई न्यूक्लियोटाइड जो अभी पिछले चरण में बना है, तो इस डाई न्यूक्लियोटाइड में एक और न्यूक्लियोटाइड जब आकर के जुड़ेगा ठीक उसी प्रकार तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। यानी तीसरा न्यूक्लियोटाइड आया जिसमें 5वें कार्बन पे फॉस्फेट समूह मौजूद है 5' फॉस्फेट, और ये फिर इसके तीसरे कार्बन से फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाएगा और इस बंध के बनने के बाद अब इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़ चुके हैं तो इसको ट्राई न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। इसी प्रकार चौथा न्यूक्लियोटाइड, 5वां न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाएगा और जुड़ते जुड़ते पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होगा। यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है, इसीलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है। हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध बन रहे हैं और ये बंध 5 और 3 कार्बन के बीच में बन रहे हैं फॉस्फेट के द्वारा, यानी फॉस्फेट समूह है, फॉस्फेट समूह 5 से तो जुड़ा ही रहता है और ये अगले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से बंध बना रहा है। तो अगर इस श्रृंखला को देखा जाए तो इस श्रृंखला का एक तरफ 5 कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा है और अगर आगे ये बंध बनता है तो फिर ये आगे फॉस्फेट 5 कार्बन वाला अगले के 3 कार्बन से बंध बना लेगा। तो ये जो सिरा है इसको 5' सिरा या 5' एंड कहा जाएगा। जबकि अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पे अगर बंध बनता तो ये 3 कार्बन से बनता, नीचे अगर कोई न्यूक्लियोटाइड होता और उसमें फॉस्फेट समूह होता तो वो जो बंध बनाता तो 3 कार्बन से बनाता। तो ये जो सिरा है इसको 3' एंड कहा जाएगा या 3' सिरा कहा जाएगा। और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जो फॉस्फेट है वो बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी की तरह इनकी संरचना का निर्माण कर रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बंधों के द्वारा। तो बच्चों ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं ये 2 प्रकार के हैं, या तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए कहा जाता है और या तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए कहा जाता है। अब आइए बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल की यानी डीएनए की। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं, यानी कि इनके अंदर जो डीऑक्सी राइबोस शर्करा वाला न्यूक्लियोटाइड है वो मिल करके इनका निर्माण कर रहा है। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, जैसे सीढ़ी होती है वैसे ही इसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होगी और वो दोनों न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती है।
ये जो डीएनए है यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है, ये यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में तथा क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। साथ ही ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव में पाया जाएगा। बच्चों, अगर हम डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए की जो संरचना है वो सबसे पहले जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में इसकी संरचना दी थी, जो कि एक 3D स्ट्रक्चर था। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये और दूसरी श्रृंखला ये, और दोनों हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस डीएनए कुंडलिनी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना हुआ है। एक श्रृंखला ये हो गई और दूसरी श्रृंखला ये हो गई। इसका आधार शर्करा तथा फॉस्फेट का बना एवं क्षार भीतर की ओर व्यवस्थित है, जो दिखाई भी दे रहा है कि जितने भी क्षार हैं, अगर इस चेन की बात किया जाए तो क्षार इसका अंदर की तरफ है, भीतर की तरफ, और उस चेन की बात किया जाए तो भी क्षार भीतर की तरफ स्थित है। दोनों श्रृंखलाओं का प्रति समांतर ध्रुवता होती है, यानी दोनों जो श्रृंखलाएं हैं एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल यानी अगर इस श्रृंखला का 5' सिरा इधर है और 3' इधर है तो दूसरे वाली श्रृंखला का 5' सिरा नीचे होगा और 3' ऊपर, यानी इसका जस्ट उल्टा। इसीलिए इसको एंटी पैरेलल या प्रति समांतर कहा जाता। साथ ही बच्चों, इनके अंदर जो दोनों श्रृंखलाओं में जो नाइट्रोजनी क्षार मौजूद है, जो नाइट्रोजनी क्षार वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एडिनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा। 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा एडिनिन हमेशा थाइमिन से जोड़ा बनाएगा 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा, और ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। बच्चों, ये जो डीएनए की आकृति है, ये डीएनए की आकृति ये दक्षिणवर्ती कुंडलित होती है। साथ ही इसमें एक पिच यानी एक घुमाव यानी यहाँ से यहाँ या यहाँ से अगले तक एक घुमाव है, वो 3.4 नैनोमीटर का है, और इस 3.4 नैनोमीटर में यानी एक घुमाव में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी संख्या लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड की है। यानी कुंडली का पिच घुमाव 3.4 नैनोमीटर का है और प्रत्येक पिच में 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी आएगी वो 0.34 नैनोमीटर की होगी। दूरी कुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडलिनी संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन बंध हैं ये दोनों श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ रहे हैं और जोड़ करके इनको स्टेबलाइज कर रहे हैं, यानी स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं। साथ ही बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप देख रहे होंगे कि जब ये डीएनए का स्ट्रक्चर घूमा हुआ है तो इसमें एक गहरा गड्ढा दिखाई दे रहा है, और एक जो कम गहरा गड्ढा है इसको मेजर ग्रूव और इसको माइनर ग्रूव कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो डीएनए है इसकी संरचना सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, परंतु वाटसन एंड क्रिक ने भी इसका जो आधार लिया था वो चारगॉफ के नियम से लिया था। अब आइए देखते हैं चारगॉफ का नियम क्या कह रहा है। इरविन चारगॉफ इनके नियम के अनुसार डीएनए में प्यूरिन क्षार सदैव पिरिमिडीन क्षार के बराबर होता है, यानी ए हमेशा टी के बराबर होगा और जी हमेशा सी के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ए हमेशा टी से जोड़ा बनाता है और जी हमेशा सी से जोड़ा बनाता है। अगर ए 10 है तो टी भी 10 होगा, अगर जी 10 है तो सी भी 10 होगा। ए प्लस जी यानी ए प्लस जी इनकी जो मात्रा है और टी प्लस सी इनकी जो मात्रा है, दोनों का अगर अनुपात निकाला जाए तो एक ही जाति के जीवों में इनका अनुपात समान होता है। भिन्न भिन्न जाति के जीवों में इनका अनुपात भिन्न भिन्न होता है। तो यानी इसका मतलब ए प्लस जी थाइमिन और साइटोसिन के बराबर होगा। बच्चों, ये जो डीएनए है ये जीवधारियों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है और जीवों में सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। दूसरा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए है। बच्चों, यह राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है।
हमको मालूम हो चुका है कि इसके अंदर जो शर्करा पाई जा रही है वो राइबोस शर्करा है। तो यह राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है और केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। इसके अंदर दूसरी श्रृंखला नहीं होगी और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद एक श्रृंखला का निर्माण करेंगे, जो कि जिसमें एक 5' सिरा और 3' सिरा उसी प्रकार होगा जैसे डीएनए में था। यह कोशिका के केंद्रक में व कोशिका द्रव दोनों जगह पाया जाता है, चूंकि ये प्रोटीन संश्लेषण में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। राइबोन्यूक्लिक अम्ल का कार्य। राइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए में संचित सूचनाओं को डीएनए से प्राप्त कर कोशिका द्रव में आकर सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करेगा और साथ ही टीएमवी विषाणु या और इस तरह के कई विषाणु हैं उसमें यह आनुवांशिक पदार्थ भी होता है। बच्चों, ये जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल हैं ये 3 प्रकार के हैं। एक राइबोसोमल आरएनए जिसको आरआरएनए कहा जाता है, संदेशवाहक आरएनए एमआरएनए मैसेंजर आरएनए और स्थानांतरण आरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए भी कहा जाता है। राइबोसोमल आरएनए यह आरएनए केंद्रक के केंद्रिका में डीएनए से उत्पन्न होते हैं और यह कोशिका के कुल आरएनए का 80% भाग बनाते हैं, यानी सबसे अधिक संख्या इन्हीं की है और यह सर्वाधिक समय तक क्रियाशील भी रहते हैं। इनका कार्य क्या है? यह राइबोसोमल प्रोटीन के साथ जब मिलेंगे तो यह राइबोसोम का निर्माण करेंगे और इन्हीं राइबोसोम पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दूसरे जो प्रकार का आरएनए है वो है एमआरएनए या संदेशवाहक आरएनए। इसका निर्माण कोशिका के केंद्रक में डीएनए से होता है। यह कोशिका के कुल आरएनए का 3 से 5% भाग बनाता है और यह सबसे कम समय तक क्रियाशील रहता है। ये डीएनए में जो सूचनाएं, जेनेटिक सूचनाएं निहित हैं, उन सूचनाओं के आधार पर यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट भी बनाता है। तीसरा जो प्रकार है स्थानांतरण आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। इसका निर्माण भी कोशिका के केंद्रक में डीएनए से ही होगा और यह सबसे छोटा आरएनए है और अगर कुल आरएनए के परसेंटेज में देखा जाए तो यह 16 से 18% भाग बनाता है। यह एक घुलनशील आरएनए और अनुकूलक आरएनए भी कहलाता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा आरएनए। इनका काम क्या है? इनका काम है कि जब प्रोटीन का संश्लेषण होगा तो ये एमिनो अम्लों को राइबोसोम तक लेकर आते हैं, यानी ट्रांसफर करते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। इसीलिए इनका नाम टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए पड़ा हुआ है। बच्चों, ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं डीएनए और आरएनए, इनमें कुछ बेसिक अंतर भी है जिसको देख लिया जाए। डीएनए कुछ वायरसों के अतिरिक्त अन्य जीवों की कोशिकाओं में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी डीएनए ये मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है और आरएनए ये कुछ वायरस में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। कुछ वायरसों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में आरएनए आनुवांशिक सूचना वाहक तथा प्रोटीन संश्लेषण से ही संबंधित होता है। डीएनए ये 2 श्रृंखलाओं का बना हुआ है जो अभी हमने देखा, परंतु आरएनए ये केवल एक श्रृंखला का बना हुआ है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, जो नाम से ही पकड़ में आ जा रहा है। इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार पाए जाएंगे वो एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमीन और साइटोसिन पाए जाएंगे, परंतु इसमें थाइमीन नहीं पाया जाएगा, उसकी जगह यूरेसिल पाया जाएगा, बाकी सब वही रहेंगे। इसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन का अनुपात समान होता है, परंतु इसमें प्यूरिन और पिरिमिडीन का अनुपात समान नहीं भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही श्रृंखला मौजूद है। डीएनए के अणु बड़े और अधिक भार वाले होते हैं, आरएनए के अणु अपेक्षाकृत छोटे और कम भार वाले होते हैं और डीएनए में स्वप्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन, ये खुद अपने आप को बना सकता है। डीएनए में प्रतिकृतिकरण होता है, यानी इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता मौजूद है, परंतु आरएनए में ये क्षमता मौजूद नहीं होती है। आरएनए खुद से दूसरा आरएनए नहीं बना सकता। बच्चों, ये जितने भी जैविक अणु हमने पढ़े हैं इस पाठ में, इस पहले भाग में, चाहे दूसरे भाग में या तीसरे भाग में, ये सब जैविक अणु हमारे उपापचय में भाग लेते हैं और उपापचय ये जीवन का आधार है। तो आइए एक कॉन्सेप्ट देखते हैं उपापचय का कि आखिर ये जो जैविक अणु हैं ये किस प्रकार हमारी जीवित अवस्था को बनाए रहते हैं। बच्चों, उपापचय की संकल्पना की अगर बात करें तो हमारे शरीर में जो हजारों जैविक अणु हैं उन्हीं से हमारा शरीर बना है, यही हमारा शरीर बना रहे हैं और प्रत्येक जैव अणु की सांद्रता लगभग निश्चित होती है। इसीलिए
जीवों में जैव अणुओं की सांद्रता को निश्चित बनाए रखने के लिए, यानी कि सांद्रता बनी रहे, निश्चित रहे के लिए इनमें जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा जैव अणुओं का संश्लेषण एवं विघटन की क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। कमी होगी तो संश्लेषण होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो विघटन होगा, जिन्हें उपापचयी अभिक्रियाएं कहा जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए डाइसैकेराइड का मोनोसैकेराइड में जल अपघटन, ये एक उपापचयी क्रिया है। ये जो उपापचयी अभिक्रियाएं हैं ये एक उपापचयी श्रृंखला या उपापचयी पथ यानी मेटाबॉलिक पाथवे बनाती हैं, और ये पाथवे या तो रेखीय होगा या तो वृत्ताकार होगा। उपापचयी अभिक्रियाएं अकेले नहीं चलती, बल्कि कई उपापचयी अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं और ये आपस में जुड़कर उपापचयी श्रृंखला या उपापचयी पथ, जिसको मेटाबॉलिक पाथवे कहा जाता है, बनाती हैं। और ये पाथवे रेखीय भी हो सकता है और ये वृत्ताकार भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ रेखीय दिखाया गया है, जो कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में टूटता है। ग्लूकोज बीच में कई स्टेप में टूट रहा है और टूट के पाइरुवेट बना रहा है, तो ये एक रेखीय उपापचयी पथ है, जिसमें एक जैविक अणु वो जो है मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हुए धीरे धीरे अंतिम उत्पाद की तरफ बढ़ रहा है, टूटता चला जा रहा है। और जबकि वृत्ताकार उपापचयी पथ में जो जैविक अणु है वो मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हुए और अंत में फिर वही जैविक अणु बन जाएगा, जो आगे हम आने वाले भागों में देखेंगे भी। बच्चों, ये जो जीवों का उपापचयी आधार है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी जैव अणु की कमी हो जा रही है, किसी भी उपापचयज की कमी हो जा रही है, तो वो उपापचयज शरीर में बनने लगेगा, और कोई उपापचयज ज़्यादा हो गया है तो वो घटने लगेगा। जीवों का उपापचयी आधार, जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं इनको दो भाग में बांटा जाता है, या तो एनाबॉलिज्म उपचयी अभिक्रियाएं, जिसको संश्लेषण अभिक्रियाएं कहा जाएगा, ये बनने वाली भी अभिक्रियाएं जिसमें कुछ बनेगा, जैव अणु बनेंगे। और दूसरा कैटाबॉलिज्म, जो विखंडन अभिक्रियाएं हैं, जिनको अपचयी अभिक्रियाएं कहा जाएगा, और इसमें जैव अणु टूटते हैं। इन अभिक्रियाओं में सरल यौगिकों से जटिल यौगिकों का निर्माण होता है। ये सरल से जटिल बना रहे हैं, जबकि इनमें जटिल से सरल यौगिकों का निर्माण होता है। ये टूटते हैं जटिल अणु, और इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है, ऊर्जा चाहिए इसमें, क्योंकि सरल से जटिल बन रहा है। परंतु जटिल से जब सरल बनेगा तो इसमें ऊर्जा निकलेगी। संश्लेषण अभिक्रिया यानी कि एनाबॉलिज्म, उदाहरण के लिए अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण, या प्रकाश संश्लेषण जिसमें भोजन का निर्माण होता है। जबकि कैटाबॉलिज्म में विखंडन अभिक्रिया में श्वसन, जिसमें ग्लूकोज का अणु टूटता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा एटीपी में रासायनिक बंध के रूप में संचित कर ली जाती है और फिर ये हमारे काम आती है। बच्चों, अगर इन उपापचयी अभिक्रियाओं की विशेषताओं को देखा जाए तो जीव की स्वस्थ अवस्था को बनाए रखने के लिए उपापचयी अभिक्रिया बिना रुके, बिना किसी अनियमितता के पूर्ण होती है। सभी उपापचयी अभिक्रियाएं उत्प्रेरित जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, यानी इनको कोई ना कोई एंजाइम मौजूद है जो करा रहा है, और ये हम अपने पिछले भाग में देख भी चुके हैं। बच्चों, ये जो उपापचयी अभिक्रियाएं हैं ये हमारी जैव अवस्था को बनाए रखती हैं। सभी जीव स्थिर अवस्था में अपने आंतरिक पर्यावरण को निश्चित बनाए रखते हैं, यानी जो हमारा आंतरिक पर्यावरण है वो निश्चित बना रहता है, उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। जैव तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें सदैव ऊर्जा का उपयोग होता रहता है, और ऊर्जा की मात्रा को स्थिर बनाए रखने के लिए, जो ऊर्जा की मात्रा है उसको बराबर रखने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए भोजन का ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। जैव तंत्र में ऊर्जा के उपयोग तथा मुक्त होने की दर बराबर होती रहती है, जिससे इन दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम बना रहता है, साम्य व्यवस्था बनी रहती है। जीवों में साम्य व्यवस्था को बनाए रखने की क्रिया को होम्योस्टैसिस कहा जाता है, यानी जब जैविक अणु ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर वो टूटेंगे, और टूट करके फिर अपने वापस स्तर पे आ जाएंगे, और अगर उनकी कमी हो जाएगी तो फिर वो बन करके वापस पूरे हो जाएंगे। इसीलिए उपापचय जीव अवस्था को ही कहते हैं, यानी जो हमारा उपापचय है, जब तक उपापचय चलता है तब तक अवस्था जीवित बनी रहेगी, और जब उपापचय रुक गया यानी अब अवस्था मृत कहलाएगी। बच्चों, ये हमारा इस पाठ का अंतिम भाग था, और इस पाठ में हमने 3 भाग देखे, ये इसका अंतिम भाग था। अब इस भाग
में मैं आपको कुछ अंत में अभ्यास कार्य दे रहा हूँ। आप इन अभ्यास कार्यों को कीजिए। अगर आप इसको कर लेते हैं इसका मतलब आपको ये भाग समझ में आ गया है, और अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, इस भाग को देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों को समझने के बाद कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।